हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इमरान अहमद और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, उससे पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फ़ॉलो करना चाहते हैं तो मेरे ये सारे सोशल मीडिया चैनल प्रोफाइल है, तो इनमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। और अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम इमरान अहमद। और याद रखिएगा, ये मेरा यूनिक आईडी है EMRAN815। इसी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा फॉर पीडीएफ एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पर हम उतना ही बात करेंगे जितना यहाँ पर हमारा ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले जान लेते हैं ब्रीफ में। सब्जेक्ट और वर्ब किसे कहते हैं? सब्जेक्ट द डूअर और द थिंग पर्सन स्पोकन अबाउट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन होता है? सेंटेंस में जो डूअर होता है, काम करने वाला, या फिर जिसके बारे में बताया जाता है, वो है सेंटेंस में सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है? वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड to describe an action, state or occurrence such as here, go, etc. It forms the main part of the predicate of a sentence. तो वर्ब क्या होता है? वर्ब एक तरह का एक्शन वर्ड होता है, जिसके बारे में कुछ होता है या कुछ होने वाला है उसको बताया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हेयर मतलब सुनना, गो मतलब जाना, ये सारे के सारे वर्ब्स, ये सारे वर्ड्स वर्ब्स कहलाते हैं। और वर्ब ही होता है जो कि ना प्रेडिकेट का मेन पार्ट होता है। प्रेडिकेट के भी बारे में अगर आपको जानना है तो आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट का जो वीडियो है पिछला, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया है और वर्ब्स को सर्कल किया है। अ गर्ल इज़ सिंगिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट है अ गर्ल और वर्ब है इज़ और सिंगिंग। नेक्स्ट, माई फादर हैज़ गॉन टू ऑफिस, माई फादर सब्जेक्ट है और हैज़ और गॉन ये दोनों वर्ब है। तो ये इस तरह मैंने जितने भी सारे सेंटेंसेस लिखे हैं वहाँ पर सब्जेक्ट को मैंने अंडरलाइन किया है और वर्ब को मैंने सर्कल किया है। इस तरह से आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नोट, यहाँ पर क्या जानना ज़रूरी है? अ सेंटेंस मे हैव मोर देन वन वर्ब, अ सेंटेंस must have a subject and a predicate. Without any of the two there cannot be any sentence. ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस में दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिनके अलावा, जिनके बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है। वो है एक सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। प्रोनाउन के बगैर, नाउन के बगैर, इंटरजेक्शन के बगैर, कंजंक्शन के बगैर, ये सारी चीज़ों के बगैर, ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बन सकता है। लेकिन सेंटेंस बनने के लिए ये दो चीज़ चाहिए ही चाहिए। वो क्या क्या है? सब्जेक्ट भी चाहिए और उसके साथ साथ वर्ब भी चाहिए। बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों चाहिए ही चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। देखिए, अभी मैंने कहा सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों सेंटेंस में रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को अगर एक ही जगह रहना है, उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोच लीजिए दो दोस्त एक ही कमरे में रहना चाहते हैं, उन दोनों दोस्त को अगर एक साथ रहना है तो उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो उन दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, तो वो दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। अगर उन दोनों को एक साथ रहना है तो उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। ठीक इसी तरह सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को एक साथ रहना तो उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट भी होना ज़रूरी है, और इसी को कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ क्या है ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़
द रूल ऑफ यूजिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एकदम सिंपल तरीके से अगर कहूँ तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि वही होता है वो नियम जिस नियम के चलते सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए वर्ब सेम है दोनों को, देखिए आई गो ही गोज़, वर्ब सेम है गो गोज़, यहाँ पर गोज़ हो गया है। और सब्जेक्ट को देखिए आई के हिसाब से आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो इसके हिसाब से गो, लेकिन ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके हिसाब से गो के बाद ES डाल दिया गया है। आप नहीं कह सकते हैं ही गो, या फिर आप नहीं कह सकते हैं आई गोज़, गलत हो जाएगा। अगर आई है तो गो करना है, अगर ही है तो गोज़ करना है। ठीक इसी तरह दे आर, दे के साथ ईज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट ईज़ हो जाता है, सब्जेक्ट शी हो जाता है तो शी के साथ आप आर नहीं लगा सकते हैं, आपको ईज़ लगाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं जिस तरह से सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से वर्ब को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको अगर हम टेक्निकली कहें, टेक्निकली क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? अ वर्ब शुड अग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। A singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb। ठीक इसी तरह जिस तरह मैंने कहा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके हिसाब से वर्ब भी होगा सिंगुलर। ठीक इसी तरह शी एक सिंगुलर है उसके हिसाब से वर्ब, और नंबर के हिसाब से भी, नंबर के हिसाब से और उसके साथ साथ पर्सन के हिसाब से। अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसके हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल होगा, फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब के साथ ईएस ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक छोटा सा चार्ट, सब्जेक्ट पर्सन नंबर के हिसाब से एक चार्ट। पर्सन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और नंबर है सिंगुलर प्लूरल। अब इसके आधार पर देयर कैन बी 6 केसेस ऑफ पर्सन, 6 केसेस ऑफ सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ, सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो पिछला वीडियो है। लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट को हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब के आधार पर देख रहे हैं। क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। ठीक इसी तरह सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, और आखिर में आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। इसको आपको मेमोराइज़ करना है, उसी के हिसाब से वर्ब का आगे जाकर इस्तेमाल होता रहेगा। देखिए सिंगुलर में ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी सिंगल नाउन, कोई भी एक नाउन वो सिंगुलर में आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और उसी तरह ये है आपका प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, दे, दो, दीज, दोज, मोर देन वन नाउन। एक से ज़्यादा नाउन जैसे ही हो गया तो वो हो जाएगा प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। अब हम आते हैं वर्ब के बारे में। यहाँ हम वर्ब के बारे में ब्रीफ में ही जानेंगे। ठीक है, वर्ब के बारे में डिटेल में हम बाद में जानेंगे, एक अलग सा वीडियो होगा वहाँ पर। इन अ ब्रॉड सेंस वी कैटेगराइज वर्ब्स इनटू टू क्लासेस। अगर हम वर्ब्स को देखें तो उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइमरी वर्ब्स जिसे हम मेन वर्ब्स कहते हैं और एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है सेकेंडरी वर्ब्स जिसे हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कहते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी या फिर हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में, मतलब सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सेकेंडरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब्स क्या होते हैं? टोटली 4 तरह के होते हैं। क्या क्या है? पहला आता है बी वर्ब्स, BEB वर्ब्स। क्या क्या है? टोटल बी वर्ब्स है 5, एम, इज, आर, वॉज, वर। इसमें से एम, इज, आर प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, वॉज एंड वर पास्ट में होता है। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से कौन सा वर्ब कब इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेजेंट में
एम कब इस्तेमाल करेंगे, एम तभी इस्तेमाल करेंगे, यही बात मैंने लिखा है, मैं वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके ये बातें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि एम इस्तेमाल किया जाएगा जब सब्जेक्ट होगा आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ईज़ कब इस्तेमाल होगा, ईज़ इस्तेमाल किया जाएगा जब हमारा सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और आर कब इस्तेमाल होगा, बाकी जितने भी सारे केसेस हैं वो सारे के सारे में आर इस्तेमाल होगा। यहाँ टोटल 6 केसेस है, मैंने आपको अभी बताया, इसको आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखिए आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैंने यहाँ पर अभी कहा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल होगा, एम। आई एम अ टीचर, ये सारे वीडियो को आप पॉज करके एक बार ये सारे सेंटेंसेस आप एक बार पढ़ ले सकते हैं। यहाँ बात मैंने जो कहा है उसी के हिसाब से यहाँ पर सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ गया है। एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके हिसाब से वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है, इज़। ठीक है, अब आता है थर्ड पर्सन प्लूरल, सीता एंड गीता, ये एक से ज़्यादा हो गए तो मतलब प्लूरल हो गए। अगर ऐसा हुआ थर्ड पर्सन प्लूरल कहाँ क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ जो मैंने नियम लिखा है उसके हिसाब से आर का इस्तेमाल होगा। अब आते हैं पास्ट में, ये सारे हमने देखे प्रेजेंट में, अब ये आते हैं पास्ट में। पास्ट में 2 बी वर्ब का इस्तेमाल होता है, वॉज, वर। वॉज कब इस्तेमाल होगा, वॉज तब इस्तेमाल होगा जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मतलब आई है। और कब होगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो वॉज कब इस्तेमाल होगा, जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वर कब इस्तेमाल होगा, बाकी जितने भी सारे 4 केसेस हैं वहाँ पर वर इस्तेमाल होगा। वही मैंने एग्जाम्पल्स के हिसाब से सेंटेंस को लिखा है। देखिए आई क्या इस्तेमाल होगा, वॉज। वी सब्जेक्ट है, वी क्या आता है, प्लूरल हो जाता है, तो प्लूरल में क्या इस्तेमाल होता है, वर होता है। ठीक है सर, आप यहाँ पर भी वीडियो को एक बार पॉज करके अब ये सारे सेंटेंसेस एक बार पढ़ ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हैव वर्ब्स की तरह, ये सेकंड है, पहला था बी वर्ब्स, अब आते हैं हैव वर्ब्स की तरह। हैव वर्ब्स भी क्या क्या होते हैं, वो भी प्रेजेंट में कुछ है और पास्ट में। टोटल 3 हैव वर्ब है, हैज़, हैव और हैड। इसमें से प्रेजेंट में कौन कौन आता है, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन इस्तेमाल होता है, हैज़ इस्तेमाल होता है और हैव इस्तेमाल होता है। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के आधार पर, मतलब जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उस तरह का वर्ब का इस्तेमाल होगा, उसके आधार पर हम देख रहे हैं हैज़ कब इस्तेमाल होगा। हैज़ सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, वही बातें मैंने यहाँ पर लिखा है। हैज़ कब इस्तेमाल होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। और बाकी सारे जगह पर जैसे लिखा है फॉर द रेस्ट हैव इज़ यूज्ड, और बाकी सारे जगह पर कहाँ क्या इस्तेमाल होगा, हैव इस्तेमाल होगा। उसी के हिसाब से मैंने ये सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इसको एक बार यहाँ पर भी वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारे सेंटेंसेस आप पढ़ ले सकते हैं। अब आते हैं पास्ट में। पास्ट में सिर्फ एक ही वर्ब का इस्तेमाल होता है, एक ही बी हैव वर्ब का इस्तेमाल होता है, और वो हैव वर्ब क्या है, हैड। हैड को आप कोई भी सब्जेक्ट के हिसाब से और कोई भी नंबर के हिसाब से, चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी क्यों ना हो, हैड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, वहाँ भी हैड, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, वहाँ भी हैड, सेकंड पर्सन सिंगुलर या सेकंड पर्सन प्लूरल, वहाँ भी हैड। ही, शी, इट, दिस, दोज, ये सारे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हैड, थर्ड पर्सन प्लूरल में भी हैड। तो पास्ट में एक सिर्फ और सिर्फ एक ही हैव वर्ब है, वो है हैड, और वो किसी भी तरह का सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे कोई भी पर्सन का हो, कोई भी नंबर का हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसे। अब हम यहाँ पर आते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में, मॉडल्स इन ब्रीफ। देखिए यहाँ भी मैंने मॉडल्स को ब्रीफ में ही डिस्कस किया है, मॉडल्स के भी बारे में अगर जानना है तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि मॉडल्स एक खुद में ही एक बड़ा सा चैप्टर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के आधार में हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। अब देखिए मॉडल्स कैन बी यूज्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो और कोई भी पर्सन क्यों ना हो, आप मॉडल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हैड को आपने देखा था, कोई भी सब्जेक्ट हो,
चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी पर्सन का हो, कोई भी नंबर का हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह मॉडल को भी सब्जेक्ट का कोई भी पर्सन हो या कोई भी नंबर हो, उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो सारे एक्सेप्शंस हैं मैंने उनको स्टार मार्क किया है। अब देखिए, कैन स्टार मार्क नहीं है। प्रेजेंट और पास्ट, जैसे हैव वर्ब में, बी वर्ब में, पास्ट और प्रेजेंट में देखे हैं, ठीक इसी तरह मॉडल्स भी प्रेजेंट एक फॉर्म होता है, पास्ट एक फॉर्म होता है। कैन प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड कहाँ इस्तेमाल होगा, जब टेंस हमारा पास्ट है। ठीक इसी तरह मे प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होगा, माइट पास्ट में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो जो भी हो मॉडल्स वर्ब के बारे में हम डिटेल्स में बाद में जानेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। तो ये जो स्टार मार्क्स है, शैल, विल, नीड, डेयर, हैज़ या हैज़ टू या हैव टू, ये सारे वर्ब्स जो हैं आपको इनके नंबर और पर्सन के हिसाब से देखना पड़ेगा। इनको जब इस्तेमाल करेंगे आपको सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन को देखना पड़ेगा। शैल का भी इस्तेमाल होगा। शैल में देखिए, यही बात मैंने यहाँ पर लिख रखा हूँ, इसी को मैं आपको बता रहा हूँ। शैल का भी इस्तेमाल होगा। शैल इस्तेमाल होगा जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो। देखिए, shall is used when the subject is first person singular या first person plural, shall का इस्तेमाल होगा। अब will का इस्तेमाल कब होगा? will का इस्तेमाल होगा जब हमारा सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, सिंगुलर या प्लूरल। सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा will। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं हैज़ टू। हैज़ टू कब इस्तेमाल होगा? ठीक इसी तरह जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा हैज़, और बाकी सारे केसेस के लिए क्या इस्तेमाल होगा? हैव टू। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारे के सारे में हैव टू इस्तेमाल होगा। सिर्फ एक ही जगह पर सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी हैज़ टू का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब आते हैं डेयर्स और नीड्स के साथ। देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब हम नीड के साथ या डेयर के साथ एक एस ऐड कर देंगे ताकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाए रख सके। क्या करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट, वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा हेजी हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू मेक इट एज क्लियर एज पॉसिबल। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस मुझे ये करना पड़ा। लॉकडाउन भी है, मुझे मटेरियल नहीं मिल पा रहा है मेरा। आई डो नॉट हैव लैपटॉप, सो इन दिस वे आई हैव टू मेक द वीडियो, but as the time passes by I'll try to improve my videos, no there is no doubt। जो भी हो, बात कर रहे थे कि ये जो डेयर और नीड है, ये जो दो ये मॉडल वर्ब है, इसको हम इसके साथ एस ऐड करेंगे कब? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मॉडल वर्ब्स का जितना भी मैंने एग्जांपल्स दिया है वो सारे के सारे एक्सेप्शंस का है। ठीक है, ये जो सारे मैंने एक्सेप्शंस बताए थे, ठीक है, ये जो सारे मैंने एक्सेप्शंस अभी बताए हैं, शैल, विल, नीड, डेयर, हैज़ टू या हैव टू, उन्हीं को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। और यहाँ पर एक और छोटा सा बात मैं बता दूँ कि देखिए, कुछ ऐसे भी मॉडल्स हैं जिनका अलग से कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है। जैसे देखिए, ऑट टू। ऑट टू को आप प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्ट, मास्ट को भी आप प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक देखिए, यूज़ टू। यूज़ टू को मैंने पास्ट में रखा है और प्रेजेंट में क्रॉस कर दिया है। क्यों? क्योंकि यूज़ टू सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट के लिए यूज़ टू इस्तेमाल नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल्स मैंने एक्सेप्शंस का लिया है। जितने भी सारे मैंने एक्सेप्शंस अभी बताया वो सारे एक्सेप्शंस करके एग्जाम्पल्स दिया है। देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए शैल का इस्तेमाल किया है। वी भी
फर्स्ट पर्सन है इसीलिए शैल का इस्तेमाल किया है, लेकिन यू सेकेंड पर्सन है इसके लिए विल का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट पर्सन के लिए चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल हो उसके लिए शैल, बाकी सब के लिए सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के लिए विल। उसके बाद देखिए हैव टू कब इस्तेमाल होगा? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। वी देखिए वी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, उसके लिए हैव टू इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके लिए हैज़ टू का इस्तेमाल हुआ है। ठीक इसी तरह जैसे नीड और डेयर के बारे में मैंने बताया था। देखिए यहाँ देखिए आई नीड, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो इसीलिए नीड के बाद एस ऐड नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ देखिए शी, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसी के लिए नीड के साथ एस ऐड कर दिया गया है, शी नीड्स। ठीक इसी तरह दे, ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसीलिए नीड, अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो नीड के साथ एक एस ऐड करना पड़ता। दे एक थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने सब्जेक्ट और अग्रीमेंट में इतने सारे वर्ब्स का मैंने जो बताया है, बी वर्ब, हैव वर्ब और मोडल्स, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरोगेटिव, इनका पोजीशन, इनका प्लेस चेंज करके हम असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इफ़ अ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हैज़ एनी ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब्स, अगर कोई भी एक असर्टिव सेंटेंस उसमें कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब्स, जितने सारे हैं बी वर्ब या हैव वर्ब या मोडल वर्ब, कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हम क्या करेंगे? वी कैन पुट द हेल्पिंग वर्ब इमीडिएटली बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इट इंटरोगेटिव। जो भी हमारे असर्टिव सेंटेंस है, अगर उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब या हैव वर्ब या मॉडल दिख जाए, उनको अगर हम असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, सिंपली क्या करेंगे? सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लाएंगे। देखिए यहाँ जो इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बात किया है, आपको अगर डिटेल में इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है या असर्टिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मेरा पिछला एक और वीडियो देख सकते हैं, सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप्स विथ सूटेबल एग्जांपल्स, इस वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने हर एक टाइप के सेंटेंस को हर एक मतलब डिटेल्स में उसे एक्सप्लेन किया है विथ सूटेबल एग्जांपल्स। यहाँ पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, बस इतना जानेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी एक सवाल पूछने के लिए। ठीक है, अब देखिए असर्टिव सेंटेंस में से इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अगर उस सेंटेंस में कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब, ये जो बी वर्ब या हैव वर्ब या मॉडल कोई भी एक मौजूद है, तो उसको हम असर्टिव से इंटरोगेटिव में कैसे करेंगे? सिंपली क्या करेंगे, मैंने अभी बोला कि जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर आर है, उसको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पहले लाएंगे। वी आर स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप, ये असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव, याद रखना येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है उसके लिए भी अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप वो पिछला वाला वीडियो जो मैंने अभी कहा कि सेंटेंस विथ सूटेबल एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स, वो आप देख सकते हैं। तो क्या करेंगे? वी आर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आर एक हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम सब्जेक्ट के पहले लाएंगे। क्या हो गया? आर वी स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया असर्टिव ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए यही मैंने यहाँ पर इतने सारे एग्जांपल्स मैंने दिया है। दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यू आर अ लिसनर, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पर बी हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, इसको हम सब्जेक्ट के पहले बना दे रहे हैं। देखिए आर यू अ लिसनर क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक इसी तरह सीता एंड गीता आर गर्ल्स, सब्जेक्ट क्या है? सीता एंड गीता, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? आर, उसको हम सब्जेक्ट के पहले लाएं, क्या बन गया? आर सीता एंड गीता गर्ल्स क्वेश्चन मार्क। ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल, दिस वाज वेरी डिफ़िकल्ट, दिस सब्जेक्ट है, वाज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो एक हेल्पिंग वर्ब को मैंने
दिस सब्जेक्ट के पहले लाया, तो क्या हो गया, वॉज दिस वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक इसी तरह मैंने ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने लिखा है यहाँ पर, एक तरह असर्टिव है और उसके अगले ही राइट साइड पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके सारे सेंटेंस को एक बार देख सकते हैं। कुछ नहीं किया है असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाने के लिए, जस्ट सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लाया हूँ। सब्जेक्ट को मैंने अंडरलाइन किया है और हेल्पिंग वर्ब्स को मैंने सर्कल किया है। बस उसी हेल्पिंग वर्ब को मैंने सब्जेक्ट के पहले लाया हूँ और वो क्या बन गया, इंटरोगेटिव। यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। हाउएवर इन द केस ऑफ नीड, डेयर, हैज़ या हैव टू, दिस मेथड ऑफ फॉर्मिंग क्वेश्चन इज़ नॉट एप्लीकेबल। अगर कोई एक सेंटेंस, एक असर्टिव सेंटेंस जहाँ पर आपको ये सारे मॉडल्स मिलते हैं, मॉडल्स ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये सारे मॉडल्स दिख जाते हैं, नीड, डेयर, हैज़ टू या हैव टू, उनको अगर आपको असर्टिव से इंटरोगेटिव में करना है तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दूसरा मेथड है कि ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स, ये जो मॉडल्स है नीड, डेयर, हैज़ टू और हैव टू, ये एक्चुअली में मॉडर्न इंग्लिश में इनको मॉडल वर्ब के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ साथ इनको मेन वर्ब के साथ भी, मेन वर्ब के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इन दैट केस वी यूज डू वर्ब। डू वर्ब इज ऑल्सो यूज्ड when there is no helping verb in the sentence to convert it into interrogative sentence। अगर ऐसा कोई केस हुआ जहाँ पर ये सारे मॉडल्स आपको दिखते हैं, नीड, डेयर, हैज़ टू या हैव टू, इनको अगर आपको असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना है तब आप कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, डू वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। डू वर्ब ही एक हेल्पिंग वर्ब है और याद रखना डू भी, डी ओ डू, ये कभी हेल्पिंग वर्ब के जैसा इस्तेमाल होता है, कभी मेन वर्ब के जैसा इस्तेमाल होता है। तो उन क्षेत्रों में आपको डू वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और भी डू वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है कब, जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नज़र ना आए, कि एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा हो, उस बिना कोई हेल्पिंग वर्ब के असर्टिव सेंटेंस को अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तब आप कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तब आप डू वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और इस डू वर्ब का इस्तेमाल हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो किस बारे में होगा, नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट टेंस। ठीक है, तो टेंस में होगा आपका नेक्स्ट वीडियो, हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर इसमें आपको कुछ समझने में दिक्कत हुआ होगा सो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और उसके साथ साथ बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।